कि मुझे कुछ करना है बॉम्बे जाके, मुझे हीरोइन बनना है। आई थिंक फिलहाल अगर टिके रहना है ना बॉम्बे में तो कर लो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा मार के वापस जाना पड़ेगा। वो 10 दिन में ख़त्म कर दिया उन लोगों ने क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी बुरी थी। इज दिस लाइक कि अभी मेरा करियर बंद हो गया है, ख़त्म, फिनिश। एंड देन आई वाज डेटिंग ऋतिक एट दैट पॉइंट हु वाज आल्सो वर्किंग। काफ़ी सपोर्ट करता था ऋतिक, बट एक दिन वो भी तंग आ गया था, मुझे डांट दिया था उसने भी कि मुझे उस टाइम पे उस इंसान की कितनी ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स जब ब्रेकअप्स होते हैं इट्स नॉट अ वेरी इजी टाइम फॉर बोथ द पीपल। शुरू शुरू में काफ़ी बुरा लगता था जब फैंस वगैरह कुछ बोलते थे अबाउट द रिलेशनशिप, बट ठीक है, अब आदत हो गई है। थोड़ा एक वो टेलीविज़न का वो लगाते हैं लोग लेबल, जो कि कभी कभी शायद बैकफायर कर जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि ये ऐसी होगी कि इस एज तक तो सेटल होना ही है, या फिर ओ माय गॉड मैं 32 की हो गई हूँ, मुझे बाद में कोई मिलेगा नहीं तो मुझे अभी फाइनली किसी को पकड़ के शादी कर लेनी चाहिए तो मैं सेटल हो जाऊँगी। हाय, दिस इज़ आशा नेगी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली। A very warm welcome to the Unfiltered बातचीत with me रोशनी। यहाँ पर हम दिल से बात करते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ और कुछ देर के लिए उन्हें चमक धमक वाली जो एक बड़ी दुनिया होती है उससे बाहर निकालकर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो रियल लाइफ में है, क्या कुछ उनकी स्टोरी रही है और आज जबकि वो आप सभी के सामने कितने बड़े और नामी इंसान बन गए हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है। आज मेरे साथ एक ऐसी ही हस्ती है जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को खुद से लिखा है और मुंबई जैसे शहर में आकर खुद की अपनी पहचान बना ली है। वेलकम आशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो एक जर्नी है आपकी, मैं कुछ देर पहले बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी आपके रिलेटेड। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि इंस्पायरिंग लग रही है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह जिसे हम बहुत अच्छे से देखते हैं, ये देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जब वहाँ से टैलेंट आते हैं तो उन्हें आने से ही ट्रोल किया जाता है उनके लुक्स को लेकर, उनके एक्सेंट को लेकर। लेकिन आपने मुंबई जैसे शहर में आकर इतनी बड़ी पहचान बनाई, हुआ फ्रॉम उत्तराखंड। पहले सबसे तो यही जानना चाहूंगी कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई आपने। पता नहीं यार, हिम्मत आ गई थी अपने आप। मुझे भी आज मैं देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ अपने आप को कुछ साल पहले जब मैं देहरादून में थी, जब मैं बॉम्बे नहीं आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से आई थी ये हिम्मत, कहाँ से। और अभी भी कभी कभी जब मैं थोड़ी डीमोटिवेट हुई होती हूँ बिकॉज या तो कोई ऑडिशन क्रैक नहीं होता है या किसी रोल के लिए रिजेक्ट हो जाती हूँ, और जब मैं थोड़ी सैड होती हूँ तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि यहाँ तक आई हूँ ना, वहाँ से वो हिम्मत लेके यहाँ तक पहुँची हूँ ना, तो अभी बस एक रिजेक्शन से कैसे मैं ऐसे सैड हो सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं अपने आप को वो सैड होने का मौका भी देती हूँ, आई बी इन दैट सैडनेस और फिर उसमें से निकलती हूँ। बट अब भी आज भी जब कभी कभी थोड़ी सी सैड या कभी लो, थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ अपने आप को लेके, या कुछ सेल्फ डाउट्स आते हैं, तो मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ उस लड़की के बारे में, वो जो देहरादून से उठकर आ गई थी, बस जिसे कुछ नहीं आता था, कुछ वर्कशॉप नहीं की थी, कुछ थिएटर नहीं किया था, बस पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आया था, उठकर आ गई थी। एंड आई रिमेंबर कहीं ना कहीं शायद से बचपन से ही था कि मुझे कुछ करना है बॉम्बे जाके, मुझे हीरोइन बनना है। आई थिंक एक्टर भी नहीं, हीरोइन बनना है, वो बचपन से ही था। और वो आई थिंक वो कीड़ा था ना, वो कभी मरा नहीं। और फिर जब मैं बड़ी हुई, स्कूल फिनिश किया, फिर कॉलेज में थी, तो आई रिमेंबर हमारे उत्तराखंड में मिस उत्तराखंड पैजेंट हुआ करता था। तो वो पैजेंट में मैंने सोचा मैं हिस्सा लेती हूँ, और फिर मैं अपने फैमिली के पास गई कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रही हूँ। तो उन्होंने, हाँ ठीक है बोलती रहती है, इसका चलता रहता है कुछ ना कुछ, ऐसे करके उन्होंने वो कर दिया, इग्नोर मार दिया फुल। बट फिर मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें, और वो जर्नी भी बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत उसमें कुछ कितना कुछ सीखने को मिला। एंड वो मिस उत्तराखंड टाइटल भी जीता मैंने। फिर एक थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया मुझ में अब बिकॉज ऑफ दैट, तो मुझे लगा नहीं, बॉम्बे तो जाना है, मुझे बॉम्बे तो जाना है। मैंने इनफैक्ट जॉब भी करके देखी थोड़ा टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ,
यही है, लाइक अभी जॉब करूँगी थोड़ा टाइम, जैसे मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं उनकी तरह मैं भी शादी कर लूँगी बाय 26-27 तक। जॉब करके देखी, नहीं आया मुझे समझ में, मुझे लगा मैं नहीं कर सकती है। मैंने जॉब छोड़ दी एंड देन उसके बाद आई रिमेम्बर मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे बॉम्बे आना था और मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, घर में कोई नहीं मान रहा था। तो मैंने बहुत ज़िद की और फिर मुझे याद है दूसरे दिन की शाम को मम्मी थोड़ा मानी क्योंकि मम्मी का दिल पिघल और इसने खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने फिर पापा को मनाया, फिर ये दोनों थोड़ा बहुत मान गए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बहनें नहीं भी, बहनें बाद में मान जाएगी, कोई बात नहीं, मम्मी पापा आप मान गए हो ना, मैं जा रही हूँ। और फिर मैं बॉम्बे आ गई एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड करिश्मा जो देहरादून से मेरी स्कूलमेट थी। वो ऑलरेडी यहाँ पे करिश्मा रावत उसका नाम है, और वो ऑलरेडी यहाँ पे शी वॉज डूइंग अ शो ऑलरेडी और ऑडिशंस पे जाया करती थी। तो मेरे साथ मैं भी उसके साथ ऑडिशंस पे जाने लगी। फिर मुझे लगा कि टेलीविज़न तो नहीं करना है मुझे, फिल्म्स करूँगी, एड्स करूँगी बस। तो मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। तो मुझे अक्ल आई कि देखो, पहली बात तो ये है कि मैं ना कुछ सीख के आई हूँ एक्टिंग का, थिएटर का, कुछ नहीं। तो अभी जो मिलता है ना चुपचाप कर लो। फिलहाल अगर टिके रहना है ना बॉम्बे में तो कर लो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा मार के वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने फिर सब चीज़ों का ऑडिशन देना चालू किया एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैंने ये स्टेप लिया। और फिर टेलीविज़न हुआ। टेलीविज़न से मैंने कैमियो से शुरुआत की, एक के बाद एक कैमियो। आई मीन एक पहले शो में एक कैमियो किया था, वो इनफैक्ट 1 महीने का कैमियो था, वो 10 दिन में ख़त्म कर दिया उन लोगों ने क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी बुरी थी। फिर मैंने बड़े अच्छे लगते हैं हमें थोड़ा कुछ 2 महीने टाइप्स कैमियो के, फिर वहाँ से पवित्र रिश्ता मिला। फिर तो मतलब देयर वाज नो कारवां लुकिंग चलता बैक। रहा। हाँ, फिर कारवां चलता रहा। सो अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि उसके बाद तो कारवां चलता ही रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है पहला ब्रेक तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद साइड रोल्स कई बार मिलते हैं, लेकिन वो जिस चीज की तलाश में आप आए रहते हो इतने दूर कि ऐसा लगता है कि ये मेरा ड्रीम रोल है या मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, वो मिलने का जो एक सफर है उसके बारे में कुछ बताइए। तो आई थिंक जब मैं आई थी तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं थी कैसे होता है, क्या होता है, बस ऑडिशंस देती जा रही थी। फाइनली जब लगा कि हाँ टेलीविज़न भी करना है तो कैमियो मिला, फिर एक कैमियो मिला, फिर एक बड़ा ब्रेक मिल गया पवित्र रिश्ता में। तो मुझे नहीं आइडिया कैसे हुआ, बस मैं अपना ऑडिशन दे रही थी, दैट्स ऑल। कुछ आता भी नहीं था फ्रैंकली, फंबल मारती थी आई रिमेम्बर पवित्र रिश्ता में भी, लाइन्स भूल जाती थी। तो बस वो अपने आप होता गया एंड काम करती गई। उस टाइम पे मेरा स्ट्रगल यही था कि मैं एक सीन बिना फंबल मारे या बिना लाइन भूले ख़त्म कर दूँ, बस ऐसे काम कर रही थी मैं, आई रिमेम्बर। फिर पवित्र रिश्ता के बाद मैंने कुछ रियलिटी शोज़ किए, फिर 1-2 और डेली सोप्स किए जो नहीं चले, जो 1-1 महीने में बंद हो गए। उसके बाद जो एक झटका लगा था क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगा कि जो शो कर रही हूँ बंद हो रहा है, जो शो कर रही हूँ बंद हो रहा है, क्या इज़ दिस लाइक कि अभी मेरा करियर बंद हो गया है, ख़त्म, फिनिश, वापस जाना पड़ेगा अब। तो एक वो खुद के लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा धक्का लगा। बट आई थिंक अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि कितना ज़रूरी था वो धक्का लगना, बिकॉज द मोमेंट आई केम टू बॉम्बे तब से लेके काम चल रहा था, काम मिल रहा था मुझे, तो मुझे वो अहमियत, नॉट दैट कि मैंने उस टाइम पे जब काम मिला मुझे तो मैंने उसकी कदर नहीं की, पर एक वो होता है ना कि एक ब्रेक मिलना ये बहुत ज़रूरी था, जो वरना मैं वैसे नहीं लेती वो ब्रेक। बट जब मुझे समझ में आया कि वो एक टाइम मिला मुझे जब मैंने खुद पे काम किया, मैंने सोचा कि अभी मुझे डेस्परेट नहीं होना है काम के लिए, कि क्योंकि इतनी आदत थी पवित्र रिश्ता के टाइम पे 3 साल तक, आई थिंक 2-3 साल तक, कि रोज़ शूट पे, तो तब मुझे लगने लग गया कि ज़रूरी नहीं है कि अब बिज़ी रहना, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम अब वेट करना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, खुद की एक्टिंग पे काम करना चाहिए। एंड आई थिंक वो 2 साल करीब मैंने ब्रेक लिया। मैंने वर्कशॉप्स ज्वाइन की, मैंने बहुत सारा सिनेमा देखा, बहुत लर्निंग हुई उस टाइम पे,
और बोलते हैं ना कि आपको आपका फेलियर ज़्यादा सिखाता है आपके सक्सेस से, तो वो मेरे साथ उस टाइम पे हुआ, वो मैंने उस टाइम पे सीखा। और फिर उसके बाद आई थिंक जब मैंने फाइनली कुछ लिया था तो वो बारिश किया मैंने ऑल्ट के लिए, और फिर बारिश हुआ, फिर लूडो हुई, अभय, और कॉलर बॉम्ब की थी मैंने एक हॉटस्टार की फिल्म जो कि काफ़ी अच्छी चली थी हॉटस्टार में। और अब मैं एक और शो कर रही हूँ वूट के लिए, तो इट्स लाइक कि वो ब्रेक उस टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी था। जी। वो एक डाउनफॉल इन माय करियर। बट ये जो डाउनफॉल की आप बात कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट डाउनफॉल, या फिर भूल जाते हैं। एक अलग ही जोन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हम्म। दैट डाउनफॉल। आपके लिए ये जो डाउनफॉल का टाइम रहा था वो कैसा था, और कौन ऐसे व्यक्ति थे या फिर कौन ऐसा था जिसने हैज बीन योर कांस्टेंट सपोर्ट? सो आई थिंक वो जब डाउनफॉल हुआ था, कुछ बिकॉज करियर में डाउनफॉल हुआ था, देयर वर फ्रेंड्स अराउंड जो कि नॉट जेलसी आई वुड से, बट पीपल वर डूइंग गुड, लाइक मेरे दोस्त वगैरह सबका अपना काम चल रहा था, तो हल्का सा एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड देन आई वाज डेटिंग ऋत्विक एट दैट पॉइंट हु वाज आल्सो वर्किंग। तो बट आई थिंक उस टाइम पे ऋत्विक ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत इजी होता है जब अगर आपका ऐसे कोई सपोर्ट नहीं होता है तो आप अपना बैग पैक करके वापस चले जाते हो हार के, या फिर आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड एंड आई रिमेंबर रिद्धि डोगरा माय फ्रेंड, वो भी मेरे को कुछ ऐसे टाइम पे मिली थी जब मुझे ऐसा लगता है एक वो होता है ना कि आप एक कुकून में होते हो, एक शेल में होते हो, और फिर फाइनली वो कुकून खुलता है और आप बटरफ्लाई बन जाते हो। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जैसे ऋत्विक है, रिद्धि है मेरी फ्रेंड, मेरा फ्रेंड सुदीपन है, मेरी फ्रेंड निष्ठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतना पोटेंशियल अंदर था उसको बाहर लाने में इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, और ये लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। सो ऐसे तो मैं काफ़ी ब्लेस्ड रही हूँ लोगों से। जी। बट हमारी लाइफ की जर्नी में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं कई सारे रिश्ते बनते हैं, कई सारे ब्रेक्स होते हैं। सो बट देन यू नीड टू एक्सेप्ट कि मतलब हाँ, दिस person was a part of my Exactly. chapter, and then you move on. Ritwik has been a beautiful, I would say, chapter of your life, क्योंकि आप दोनों को देखना फैंस के लिए इतना वाव मोमेंट होता था। छोटी छोटी चीजें, आप लोग के पिक्चर्स, फिर नच बलिए, आप दोनों का ये जो एक कॉम्बो देख रहे थे वो लोग, ये जो एक जर्नी रही है उनके साथ वो, और उसके बाद जब उनसे अलग हुए आप, तो उसे किस तरह से आपने एब्जॉर्ब किया? सो हाँ, मतलब आज भी जब सोचती हूँ उन दिनों के बारे में तो बिल्कुल लाइक मैं जैसे बता रही हूँ ना कि मैं बस अपना काम कर रही थी, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इंडस्ट्री की कि कैसे होता क्या होता है, बस हाँ अपना एक सीन अच्छे से कर दो बिना फंबल किए, बिना लाइन भूले, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एंड फिर नच बले किया साथ में, जिसमें मुझे खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आई रिमेंबर मैं हर दूसरे दिन रोया करती थी। एक काफ़ी सपोर्ट करता था ऋतिक, बट एक दिन वो भी तंग आ गया था, मुझे डांट दिया था उसने भी, और कोरियोग्राफर्स भी मुझे डांट दिया करते थे। बट ऑफ कोर्स वो सारी जो डांट थी वो इन अ गुड वे थी कि मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँ, मैं जो कर सकती हूँ, बिकॉज दे न्यू कि मैं कर सकती हूँ। ऋत्विक, वैभव, भावना, उन लोगों को पता था कि मैं कर सकती हूँ, इसीलिए वो डांटते भी थे मुझे एंड पुश भी करते थे मुझे। बट जब मैं वो सारी बातें याद करती हूँ, वो पूरा टाइम याद करती हूँ, तो इट इज़ मतलब सब बहुत ही ब्यूटिफुल मेमोरीज हैं। एंड हाउ आई आज मैं जब बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम पे उस इंसान की कितनी ज़रूरत थी टू बी हियर। एंड मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिग्रेट वाले वे में या गलत वे में नहीं लेती हूँ, और कोई रीज़न भी नहीं है लेने का, बिकॉज दैट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी विद दैट पर्सन। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, आपके फ्रेंडशिप में ब्रेकअप्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब ब्रेकअप्स होते हैं इट्स नॉट अ वेरी इजी टाइम फॉर बोथ द पीपल,
आप गुजरते हो उस टाइम से, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और मैं नहीं हैंडल कर सकती है, या फिर इट्स टू मच पेन फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. बट आई फील, आई मीन, वो अगर आप वो टाइम को किसी ना किसी तरीके से आप हैंडल कर लेते हो ना, उसके बाद जो आप इंसान बनते हो, यू बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, and there is only love and there is so much gratitude for Ritvik in my heart, ki, you know, for always supporting me, for always being there, and for all those lovely memories. I think it was a beautiful, beautiful time, and I want to remember it also as a beautiful time. And yeah, I think आज अगर मैं ये strong person बनी हूँ, it's because मैं वो डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरी हूँ, एंड अब आई थिंक I've become a better person, I would say, than what I was back then. अब मुझ में ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है, मैं और ग्रो हो चुकी हूँ और इवॉल्व हो चुकी हूँ लाइफ में. And I think I feel very wise now, like so much more wiser than जो मैं थी उस टाइम पे. तो बहुत कुछ सिखाया है, you know, अच्छे टाइम ने भी और बुरे टाइम ने भी. एंड आई फील वो तुम्हें और कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग ही बनाता है ऐसा टाइम. उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ. बट आई थिंक एक बार आप निकल जाओ उस टाइम में से, तो आप एक बहुत ही बेहतर इंसान बन के निकलते हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलते हो. उसके बाद जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है, क्योंकि लोगों को आप दोनों को साथ में देखने की इतनी आदत हो गई थी कि व्हेन यू गाइस पार्टेड वेज, दे स्टार्टेड नेगेटिव कमेंट्स कि दोनों की तरफ से कि मतलब व्हाट हैज हैपेंड, क्यों ऐसा कर रहे हैं, पीपल वर नॉट लाइकिंग यू गाइस बीइंग पार्ट, और नीदर रिस्पेक्टिंग कि आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस क्या है. करेक्ट. उसको किस तरह से हैंडल किया था? एंड आई थिंक ये तो हर, अगर कोई पब्लिक कपल है, सेलिब्रिटी कपल है, तो ये तो आई थिंक हर ब्रेकअप के टाइम पे हुआ है कि फैंस अपसेट हुए हैं, लोग शॉक हुए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो, बिकॉज वो इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी लव स्टोरी में, विच इज़ ऑल्सो सच अ ब्यूटिफुल थिंग. and I still feel very grateful for having those fans, और वो इतने ज़्यादा involved थे हमें, इनफैक्ट आज भी हैं. some loyal fans are still there and they are still rooting for us and supporting us अपने अपने उससे, है ना, and separately. But I feel it's very unfortunate. I mean, nobody wants कि you know कुछ ऐसा हो और वो अपने फैंस को और एक दूसरे को दुख दें, emotionally hurt करें. But yeah, I mean, it is very unfortunate, but it is not in our control. And we are also at the end of the day, हम भी इंसान हैं, right? और ये सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में. तो so yeah, I mean, यही बोलूँगी कि हम भी इंसान हैं और हमारे भी फीलिंग्स हैं, और हम लोगों की लाइफ में भी ये सब हो सकता है. वी नो वी आर पब्लिक फिगर्स, बट वी ऑल्सो हैव इमोशन. हमें भी बुरा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग खुश रहते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सैड हो जाते हो, हमें सुनाते हो यू नो, तो हमें भी बुरा लगता है. बट इट्स ओके, लाइक, बिकॉज वी आर एक्टर्स, वी आर सेलिब्रिटीज़, और वी नाउ अंडरस्टैंड कि शुरू में काफ़ी बुरा लगता था जब फैंस वगैरह कुछ बोलते थे अबाउट द रिलेशनशिप, बट ठीक है, अब आदत हो गई है, सो इट्स ओके. जी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम देखते हैं एक जर्नी को, जैसे कि मैं कह भी रही थी कि आप उत्तराखंड से आती हैं, तो यहाँ पर कई बार टैग किया जाता है, एंड देन उसकी वजह से यू हैव बीन रिजेक्टेड फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, या फिर कह लीजिए कि कहते हैं कि रोल में फिट नहीं होते बिकॉज ऑफ योर टोन, एक्सेंट, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन. ऐसे कई बार एक्टर्स के साथ देखा जाता है. सो हाउ हैज़ योर ऑडिशंस, या फिर मैं कह सकती हूँ प्रोसेस हैज़ बीन? तो
फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड वहाँ से लेके अभी तक तो बहुत लर्निंग, अनलर्निंग, प्रोग्रेस, काफ़ी कुछ हो चुका है। एंड मेरा फंडा सिर्फ ये रहता है कि आई जस्ट हैव टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। बस खुद पे काम करते रहो, काम करते रहो, अनलर्निंग, लर्निंग सब होती रहे, बट खुद को एक बेहतर एक्टर बनाते रहो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाते रहो। तो ऑडिशंस में जहाँ तक है मेरे आई डोंट थिंक मेरे बोलने के तरीके से या लहजे से कभी कुछ प्रॉब्लम आई है। मे बी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आई होगी तो टीवी बैकग्राउंड से, बिकॉज वो शायद से फेस पे नहीं बोलते हैं कि आप टेलीविज़न किया है आपने, आप टेलीविज़न में काफ़ी फेमस थे तो अब आपको नहीं ले सकते। बट आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा एक वो टेलीविज़न का वो लगाते हैं लोग लेबल, जो कि कभी कभी शायद बैकफायर कर जाता है। नॉट दैट आई हैव एनी रिग्रेट्स, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो भी मुझे टेलीविज़न ने दिया है, बट या लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उस मामले में वो रहता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो वर्कड, इस चीज़ ने वर्क भी किया है और इस चीज़ ने बैकफायर भी किया है। दैट बिकॉज आई हैव दिस वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ फेस, थोड़ा ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, थोड़ा इनोसेंस है, तो कभी कभी वो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना, Yes. जिसमें आपको थोड़ा सा बिच्ची रहना पड़ता है, उसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाती हूँ। और कभी कभी क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि ये ऐसी होगी, तो इसलिए इसको कास्ट करते हैं। तो वो दोनों तरीके से उसके प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। सो या सो ये जो एक चीज़ रही है कि सडन डाउनफॉल एंड देन कमिंग बैक अगेन, ये जो एक फॉर्मूला रहता है हर एक की लाइफ में कि ये मेरा मंत्रा है, इवन इफ आई एम गेटिंग डाउन आई विल कम बैक। व्हाट इज योर मंत्रा इन योर लाइफ? आई थिंक आई जस्ट गो विद द फ्लो। अगर ऐसे डाउनफॉल आया है, मैं रहूँगी डाउनफॉल में, कुछ टाइम रहूँगी, पड़ी रहूँगी अपने घर में, अपने बेडरूम में पंखी को देखती रहूँगी एंड फाइनली देयर विल बी वन डे व्हेन आई विल बी लाइक बस हो गया, चलो अब उठो, जिम जाओ, अपना कुछ ना कुछ निकाल। कुछ काम नहीं भी है तो आई विल इधर, या तो मैं कोई मूवी देखने चली जाऊँगी या किसी फ्रेंड से मिल लूँगी, बट मैं खुद को टाइम देती हूँ, थोड़े टाइम यू नो वो डाउनफॉल फील करने के लिए, सो दैट ओनली देन। अगर डाउनफॉल फील नहीं करूँगी तो जब फाइनली अच्छा टाइम आएगा तो वो कैसे फील करूँगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं दोनों चीज़ों को टाइम दूँ, दोनों फीलिंग्स को एक्सेप्ट करूँ और and then move forward. Yeah, a friendship that we can see, a blossoming again is with you and Karan Wahi. क्योंकि आप दोनों की जो एक तू मैं भी है, जिस तरह से झगड़ा भी करते हो, वो भी फैंस को काफी पसंद आती है। किस तरह से हुई उनसे दोस्ती आपकी? उससे मेरी ना करण से मेरी बहुत ही लो मेंटेनेंस दोस्ती है कि अगर हम महीनों तक भी नहीं मिलेंगे ना तो भी हम एक दूसरे को या तो इंस्टाग्राम पे कुछ हाँ कैसा है, कैसी है, ये भेज के हाँ शूट चल रहा है, हाँ मेरा भी शूट चल रहा है, मिल जल्दी बस खत्म। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप है हम दोनों के बीच में, जो कि बहुत सही है। लाइक देयर इज़ नो प्रेशर कि अरे बहुत दिन हो गए, करण से तो मिलना ही पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगा, या उसका है कि अरे आशा से तो मिलना पड़ेगा वरना बुरा मान जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम मिलते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं, चिल मारते हैं, एक दूसरे को बताते हैं क्या चल रहा है लाइफ में। तो बहुत ही, मैं उसको लो मेंटेनेंस दोस्ती बोलती हूँ। ओके, ये जो एक चीज़ है जिसके बारे में अभी आप कह रही थी कि इनिशियली कि आपने ऐसा सोचा था कि 26-27 साल के हो जाएंगे, जैसे बहनों ने शादी कर ली मैं भी कर लूँगी, ये सोच जो आपकी बदली है, व्हाट मेड यू कि वो सोच बदली जाए, और अब क्या सोच रखती है अब आगे शादी के लिए? यार अभी तो मुझे ऐसा लगता है तब से लेके वो 10 साल पहले की बात थी और अब तो बहुत दुनिया चेंज हो रही है, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है। अब लोग लेट 30s में भी शादी कर रहे हैं, कभी भी शादी कर रहे हैं, आई मीन तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शादी करके फिर अनहैप्पी रहूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। कि जस्ट कि एक फियर है कि ओके इस एज तक तो सेटल होना ही है, या फिर ओ माय गॉड मैं 32 की हो गई हूँ, मुझे बाद में कोई मिलेगा नहीं, तो मुझे अभी फाइनली किसी को पकड़ के शादी कर लेनी चाहिए तो मैं सेटल हो जाऊँगी। वो मेंटालिटी नहीं चाहती हूँ मैं तभी शादी करना चाहती हूँ जब मैं
प्यार में हूँ, आई वॉन्ट टू बी इन लव जब मैं शादी कर रही हूँ, दैट यू नो जब मेरे सामने इज़ माई ग्रूम स्टैंडिंग तो मुझे लगे कि ओह आई लव दिस बॉय, ये मुझे फील होना चाहिए, ना कि ओह मैं सेटल होने के लिए शादी कर रही हूँ, यू नो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फियर्स कि वो मेरा आगे क्या होगा, कोई होना चाहिए तो उसके लिए शादी. सो आई एम प्रीटी क्लियर लाइक दैट कि जब मेंटली रेडी होंगी मैं कि हाँ आई एम इन लव एंड मे बी अभी मैं आई एम ओके गेटिंग मैरिड टू समबडी, तब फाइनली आई विल डू इट. अदरवाइज ये सब फियर्स की वजह से कि ओ आगे क्या होगा, मैं अकेली ना रह जाऊँ, इन सब फियर्स में पढ़ के आई डोंट वांट टू सेटल डाउन इन लाइफ. बट ऐसे कभी पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स कभी बोलते हैं? अरे व्हाट डू यू मीन कभी बोलते हैं? उनका तो अब मॉम डैड ने थोड़ा बोलना बंद कर दिया है, बट आई रिमेम्बर वो लोग चुप ही नहीं होते थे. वो इनफैक्ट कभी मैं अगर ऐसे सॉर्टेड सी रहती तो पापा ऐसे बोल देते थे आगे क्या होगा, अकेली रह जाएगी, हमारा कुछ पता नहीं है. तो मैं ही खुद टेंशन में आ जाती थी, हाँ यार क्या होगा मेरा. पर फिर खुद को बताना पड़ता था नहीं नहीं कि तुम्हारे मतलब इससे पेरेंट्स के थोड़े रहते हैं फियर्स, मुझे ऐसी मेंटालिटी में नहीं घुसना है. ठीक है यार, लाइक आजकल एवरीबडी इज अर्निंग देयर ओन, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. आई एम हैप्पी, आई जस्ट वांट टू कीप वर्किंग एंड सच बताऊँ तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आप ही होते हो, चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर क्यों ना हो, आई फील. एंड अपने ऊपर होप मत लूज़ करो कभी भी, खुद को हमेशा पुश करते रहो, खुद को नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहो लाइफ में, खुद को बिजी रखो और हाँ और जस्ट हैव फन आई फील. या जी. सो ये जो आशा नेगी है जिसे हम देख रहे हैं, जिसे इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं, जिसे मिस उत्तराखंड से लेकर अभी तक की ये जो लाइफ रही है, उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, हार्ट ब्रेक्स, लाफ, फ्रेंडशिप, बहुत सारा मिक्सचर हम देख रहे हैं. सो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी हमारी अनफिल्टर्ड बातचीत के एंडिंग में कि किस तरह से अपनी जर्नी को बनाना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे सारे फैंस के लिए? जैसे कि मैंने कहा कि खुद पे भरोसा रखो, खुद पे फेथ कभी मत लूज़ करो, किसी और इंसान की वजह से अपने आप को एक सेकंड प्रायोरिटी मत देना कभी भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आप हो, चाहे कितने भी सपोर्टिव, कितने भी लॉयल, कितने भी अच्छे दोस्त पार्टनर क्यों ना हो, अपने आप को हमेशा पुश करते रहो कुछ नया सीखने के लिए. अपने आप को बिज़ी रखो, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की हमेशा कोशिश करते रहो and be self-dependent always. So yeah, I think ये clarity है अभी मुझे, and this is my mantra at this point. Lovely. Thank you so much, Asha, for sharing your unfiltered baatcheet with us. Thank you so much.